हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चन टेक्निकल मीन्स वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे गए थे तथा 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूडेड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड इंडिया जीके। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल पार्ट को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ थर्मोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का थर्मामीटर नहीं है। जो स्टेथोस्कोप है वो एक थर्मामीटर का टाइप नहीं है। जैसे मरकरी होती है, इंफ्रारेड हम यूज करते हैं, थर्मिस्टर, ये सब इनके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। लेकिन जो स्टेथोस्कोप होता है वो एक थर्मामीटर का टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगर जो टेम्परेचर की रेंज ज़्यादा है तो अगर टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा सा ऊपर मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन टेम्परेचर अगर मान लो 3000 डिग्री सेल्सियस है, 4000 डिग्री सेल्सियस है, अगर अमाउंट जो टेम्परेचर की वो ज़्यादा है तो उसको मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का हम डिवाइस का उपयोग करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एट ए स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज। तो हमसे डेफिनेशन पूछी गई है कि किसी भी एक विशिष्ट समय पर स्थिति बनाम समय ग्राफ को, ढलान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो उसको हम बोलते हैं वेग या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन टू द टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस टू द टाइम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द विंडोज डबल वाल्ड। डबल वाल्ड खिड़कियाँ क्या होती है। तो जो डबल वाल्ड जो विंडोज होती है वो होती है थर्मल इंसुलेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एयरप्लेन विच इज ट्रेवल एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड मूव अप टू द 50 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। एक हवाई जहाज में वेग वृद्धि की गणना कीजिए जो 20 मीटर पर सेकेंड यात्रा कर रहा है और 4 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ता है। तो जैसा कि हम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। तो वेलोसिटी हमारी जो चेंज हो रही है वो कितने से हो रही है, 20 से 50 पे जा रही है। तो जो एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी 20 - 20 और टाइम कितना है 4। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 4। तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और नीचे टाइम, तो 1 सेकेंड और आ जाएगा तो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेंट द AC करंट। तो AC करंट का जो आविष्कार है, खोज किसने की थी, वो की थी निकोला टेस्ला के द्वारा AC करंट या अल्टरनेटिव करंट की जो खोज की गई थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3r देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है
उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ हमें उसका रेडियस या त्रिज्या दी गई है, मतलब आर की वैल्यू दी गई। तो आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 3r। जब हम फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे तो 4/3 पाई यहाँ हो जाएगा 3r क्यूब। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 36 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टोन thrown upward in the sky reach at a height of 30 meter, then what is the distance and displacement during the flight? तो जैसा कि हम जानते हैं जो डिस्टेंस जो आकाश में एक ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर है 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, तो इस उड़ान के दौरान उसके द्वारा दूरी और विस्थापन क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि दो टर्म होती है, एक होता है डिस्टेंस, एक होती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो होती है एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट होती है द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। तो जैसे ही हमने पत्थर को मान लें नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो 30 मीटर कवर की, जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वो 30 मीटर कवर करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आया, तो 30 + 30, तो ये तो होगी एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर की। तो डेफिनेशन क्या होती है डिस्टेंस की? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, तो एक्चुअल में कितना चला? 30 ऊपर 30 नीचे, तो कितना हो गया? 60। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो हमारी होती है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तो हमने ज़मीन से ही पत्थर को ऊपर फेंका और पत्थर क्या है बाद में थोड़ी देर बाद नीचे उसी पॉइंट पर आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो उन दोनों के बीच जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो डिस्टेंस होगी वो होगी 60 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू स्टार्ट वॉक फ्रॉम ए पॉइंट इन ए सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 0.5 किलोमीटर एंड 1 hour लेटर you are find at the same point, so what is your average speed for the whole journey? यदि आप 0.5 किलोमीटर त्रिज्या के एक गोले क्षेत्र पर एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं और 1 घंटे बाद उसी बिंदु पर फिर से लौट जाते हैं, तो पूरी यात्रा के दौरान आपकी जो गति की औसत है वो क्या होगी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मान लो हमने एक इस पॉइंट से शुरू किया और इसी पॉइंट पे हम 1 घंटे बाद लौट के आ गए, तो मतलब हमने एक सर्कल का क्या किया कि सरकमफेरेंस को कवर किया है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ द करेक्ट आंसर। तो कितना हमने ट्रैवल किया होल जर्नी में जो सर्कल की परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन इट्स वॉल्यूम इज 729 मीटर mm क्यूब। एक क्यूब के सतह क्षेत्र का पता लगाइए जिसका वॉल्यूम इतना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम कितना होता है? क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्योंकि इक्वल होती है तो मैंने ए मान लिया उसको, तो ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ वॉल्यूम कितना दिया गया उसने? 729 ए क्यूब। इसी तरीके से हम सोल्व आउट करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है? 729। तो इसी तरीके से हमें मतलब हमने साइड को निकाल लिया है। तो अब हमसे पूछा गया कि सरफेस एरिया कितना होगा। तो जो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है, ऐसे ऐसे डिनोट कर रहा हूँ सरफेस एरिया को, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। तो ए की हमने वैल्यू कितनी निकाली है? 9, तो 9 का स्क्वायर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? वो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 486 mm क्यूब। ये आप पेन कॉपी लेकर आराम से इनको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ विच वन ऑफ दीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। ओम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कंडक्टर के माध्यम से करंट के समानुपाती होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ जो होता है V = IR होता है। तो V होती है वोल्टेज, I होता है करंट और R होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ हमारा जो वोल्टेज के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है करंट और रेजिस्टेंस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।
यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो फॉर्मूला आप देख सकते हो V = IR। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वोल्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवन एट रेस्ट ए बॉडी मे हैव, आराम करने पर जब भी शरीर को चाहिए, तो इवन एट द रेस्ट ए बॉडी मे हैव एनर्जी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है जब भी उसके अंदर एनर्जी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एनर्जी या ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्केल ऑफ टेम्परेचर इज द केल्विन स्केल, केल्विन स्केल तापमान का कौन सा स्केल होता है। तो जो अब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अब्सोल्यूट या पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शंस कैन परमानेंटली हार्डन द सॉफ्ट वाटर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा स्थायी रूप से शीतलन जल को कठोर कर सकती है। तो जो बाई द एडिशन ऑफ द बेकिंग सोडा को मिलाकर हम जो वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच काइंड ऑफ इंडक्टेंस डज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द टू क्लोजली पैक्ड कॉइल लीड टू द प्रोपोर्शन ऑफ द EMF, किस एक तरह के इंडक्शन में दो नज़दीक लगाए गए कॉइल के बीच चुंबकीय प्रभाव में बदलने होने पर EMF का उत्पादन होता है। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन द प्लायर, सीजर, ब्रूम एंड आर्म्स विच हैज़ द मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, जो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है जो प्लायर, सीजर या ब्रूम या आर्म्स की, किसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है वो 1 से कम होती है। तो सीजर की जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है या कैंची की जो एडवांटेज होती है मैकेनिकल एडवांटेज वो लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग मीन्स रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट से आउटपुट का अनुपात होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी को निकालने के लिए आउटपुट टू द इनपुट किया जाता है। तो जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट टू द इनपुट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज ए मेजर ऑफ फोर्स एम्पलीफिकेशन अचीव बाय यूजिंग द सिंपल मशीन, इनमें से कौन सा एक साधारण मशीन का उपयोग करके प्राप्त किए गए बल प्रवर्धन का एक उपाय है। तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज वन ऑफ दीज इज ए मेजर ऑफ द फोर्स एम्पलीफिकेशन अचीव बाय यूजिंग द सिंपल मशीन, यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is there are the 3 vessels. The first vessel contain the neon monoatomic gas है, और second contains the chlorine diatomic and the third contains the uranium hexafluoride या polyatomic. According to which law all of these 3 vessels of equal capacity have gas at the same temperature and pressure. किस 3 बर्तन है, पहले बर्तन में नियोन है जो कि मोनोएटॉमिक गैस है, दूसरे बर्तन में जो क्लोरीन गैस है जो कि डाईएटॉमिक है, तीसरे में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है जो कि पॉलीएटॉमिक है। तो किस नियम के अनुसार समान क्षमता के किन तीनों बर्तनों में समान तापमान और समान दाब रहता है, तो वो गैस होती है वो होती है एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ के अनुसार जो चाहे वो गैस मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, एक इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल कैपेसिटी के अंदर पाई जाती कंटेनर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड हैविंग द स्लैंट हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड ए बेस विच इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर ईच। एक पिरामिड के कुल क्षेत्र या कुल सतह के क्षेत्रफल का पता कीजिए जिसकी तिरछी रेखा 6 सेंटीमीटर और जिसका आधार एक वर्ग होता है और जिसकी वर्ग की जो प्रत्येक साइड है वो है 4 सेंटीमीटर।
तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है पिरामिड का जो सरफेस एरिया निकालने के लिए वो होता है b + 1/2 p + l। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो b है वो तो है एरिया ऑफ द पिरामिड बेस, जो बेस का जो एरिया है पिरामिड का वो है p इज़ द पेरीमीटर ऑफ द बेस और l इज़ द स्लैंट हाइट। तो इसके अंदर सारी वैल्यू इसके अंदर दी गई है। तो जो b की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 16, क्योंकि बेस का एरिया, तो बेस क्या एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ + 1/2। अब p क्या बताया था मैंने, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि सारी भुजाओं का योग। तो जब उसका जो बेस है, बेस का एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो वर्ग की जो साइड दी गई है 4, तो 4 + 4 + 4 + 4 मतलब 4 बार उसको गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 16, प्लस जो स्लैंट हाइट दी गई है वो दी गई है 6। तो इसको हम जो सोल्व आउट करेंगे तो वो आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोबारा बता देता हूँ, किसी भी टोटल सरफेस एरिया अगर हमें ज्ञात करना है एक पिरामिड का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है b + ½ p + l। तो जो b होता है, जो बेस दिया होता है पिरामिड का वो होता है, प्लस जो p होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, और l होती है स्लैंट लेंथ। तो l जो स्लैंट लेंथ दी गई है वो तो हमें दी गई है 6। बेस का एरिया निकालना है, तो बेस का एरिया, बेस का एक स्क्वायर की फॉर्म में वर्ग में है, तो जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो हो जाएगा 4 × 4। और दूसरा p है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का योग। तो एक भुजा जो है वो 4 है, तो 4 भुजाएं होती है, तो 4 × 4 = 16। तो इस तरीके से हम जब सोल्व करेंगे तो वो हमारा आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे एरिया पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ आर 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ आर 15 सेंटीमीटर। तो जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो लेंथ दी गई है 17 और ब्रेड्थ दी गई है 15, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, वो आएगा 255 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड लेंथ आर इतने रेस्पेक्टिवली। तो हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और लंबाई है 15 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है ½ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ हमें सब कुछ दिया गया है, यहाँ बेस दिया गया है हमें 8 और हाइट दी गई है 15, तो 2 × 8 18 × सॉरी यहाँ 15 दी गई, 18 नहीं 15। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है ½ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ ½ बेस दिया गया है 8 और हाइट दी गई है 15, तो 2 × 8 15 × 60। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जैसा कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं वो होता है ½ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें बेस भी दिया गया है और हमें हाइट भी दी गई है, तो इस अनुसार हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड हैविंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये तीनों साइड अगर आपस में बराबर है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी जो साइड दी गई है वो हमें भुजा दी गई है 8। तो इसका जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ साइड कितनी दी गई है 8, तो यहाँ एरिया जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पेन कॉपी लेकर आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ मेरे को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ 14 सेंटीमीटर एंड इट्स इन रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक तरीके की जो परिधि है जो 14 सेंटीमीटर है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी इन रेडियस हमें निकालना हो तो इन रेडियस को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल r से,
तो ये होता है एरिया टू द सेमी पेरीमीटर। तो इन रेडियस को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, इन रेडियस को आर से डिनोट कर रहा हूँ। आप आराम से लिख सकता हैं इन रेडियस आर इज इक्वल्स टू एरिया टू द सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ हमें क्या सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर सॉरी हमें दिया हुआ पेरीमीटर ना कि सेमी पेरीमीटर, उसका मैं निकालने में फॉर्मूला बताऊंगा। आप इतना लिख लेना कि इन रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया टू द सेमी पेरीमीटर। अब आगे चलता हूँ कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है। सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं एस से, वो होता है तीनों साइड का जोड़ a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ सेमी पेरीमीटर दिया गया मतलब तीनों भुजा का जोड़, वो दिया गया है कितना 14/2। तो यहाँ आ गया 7। सो 7 क्या एक सेमी पेरीमीटर है, तो उस फॉर्मूले में हम रख देंगे। हमें इन रेडियस भी दिया हुआ है, तो हमारा एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा इन रेडियस आर टू द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर तो आर की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है 7, और सेमी पेरीमीटर इन रेडियस दिया हुआ है 3, सेमी पेरीमीटर हमने निकाला है 7, तो 7 दिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा बता देता हूँ, इन रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया टू द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर डिनोट करते हैं हम एस से, वो निकालने का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब सारी भुजाओं का जोड़, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं पेरीमीटर डिवाइड बाई 2। जो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 14, 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो यहाँ हमें पूछा गया एरिया, तो एरिया क्या होगा इन रेडियस टू द सेमी पेरीमीटर। तो इन रेडियस हमें दिया गया है 3 और सेमी पेरीमीटर जो हमने निकाला वो आया 7, तो 7 दिया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द गिवन प्रॉपर्टीज विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द रबड़ वुड। नीचे दिए गुणों में से कौन सी जो रबड़ की लकड़ी की संपत्ति नहीं है, चाहे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है रबड़ वुड की। तो जो वाटर प्रूफ है वो इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द रबड़ वुड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फ्लोइंग ऑप्शंस हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड वाया कंडक्शन बाई। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग करके उष्मा ऊर्जा को कंडक्शन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। तो वो होता है मोलिकुलर कॉन्टैक्ट। तो मोलिकुलर कॉन्टैक्ट के द्वारा हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है वाया कंडक्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इन रेशियो ऑफ 1:2, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। 2 सर्कल का जो अनुपात दिया गया है एरिया का वो दिया गया 1:2। तो हमसे पूछा गया है कि जो सर्कमफेरेंस का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 सर्कल दिए गए हैं, उसका रेशियो दिया गया है एरिया का। तो A1 A2 इज़ द एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। इसको r1 मान लेते हैं, पाई दोनों में कॉमन है, इसको मान लेते हैं r2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 1:2। तो यहाँ से r1 और r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जो A1 और A2 मतलब एरिया का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 1:2। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। तो हम यहाँ से r1 और r2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का रूट 1 ही होता है, 2 का रूट √2 हो जाएगा। तो 1√2 इतना आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं, हमसे पूछा गया सर्कमफेरेंस का रेशियो। तो C1:C2। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है कि 2πr, यहाँ r1 2πr2। तो 2π कैंसिल हो जाएगा, r1 r2। तो पीछे हमने r1 r2 की वैल्यू क्या निकाली है 1:2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड इफ 520 ml of the liquid has the same mass as that of the 650 ml of water। तरल की विशिष्ट गुरुत्व क्या होगी जब 520 ml तरल में 650 ml पानी के समान द्रव्यमान है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है इसको मैं SP से लिख रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी
का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। इतना आप नोट डाउन करिए, आगे बताता हूँ। तो जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास टू द वॉल्यूम। तो मास यहाँ सेम है, अब इनकी और इसकी वैल्यू मैं रखूँगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस की और डेंसिटी ऑफ द वाटर की। तो वो होगी हमारी, क्योंकि मास टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 520, तो ये तो हो गया डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। डिवाइड किससे है, डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो वाटर की जो डेंसिटी दी गई है वो होती है मास टू द वॉल्यूम, कितना हो गया 650। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा 1.25, क्योंकि m से m कट जाएगा। तो 650 को जब 520 से डिवाइड करेंगे तो 1.25, तो ये इज़ द करेक्ट आंसर। दोबारा बता देता हूँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो जो डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास टू द वॉल्यूम। तो यहाँ जो मास है उसको हम m से लिख रहे हैं और दोनों का मास है वो सेम है, और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। एक वॉल्यूम दिया गया है 520, एक दिया गया है वाटर का 650। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध के विपरीत अनुपाती होता है। तो रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 2.6। रेडियस मतलब आर की वैल्यू दी गई है हमें, आर इज इक्वल्स टू 2.6 सेंटीमीटर। इतना नोट डाउन करिए आप। इसके बाद जो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का वो होता है 2πr। तो 2π की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू दी गई है 2.6। इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 16.3। इसके बाद जो एरिया पूछा गया, एरिया ऑफ द सर्कल होता है πr²। तो पाई हो गया 22/7, आर की जो वैल्यू दी गई है 2.6, इसका स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.23। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल हुज विद द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर इफ द आर्क कट द सर्कल एट 60 डिग्री एंगल। 2 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले एक वृत्त या एक सर्कल के एक चाप की लंबाई का पता कीजिए यदि वह चाप 60 डिग्री के कोण पर सर्कल को काटती है। तो जो आर्क का जो फॉर्मूला होता है, जो लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क को हम डिनोट करते हैं एस से। तो वो होता है 2πr मल्टीप्लाई बाई थीटा बाई 360। तो 2π है कांस्टेंट, पाई की वैल्यू, पाई को पाई रख सकते हो आप। आर हमें दिया गया 2 और थीटा दिया गया 60, तो हम वैल्यू रख सकते हैं 2π। आर की वैल्यू है 2 और एंगल की वैल्यू है 60 टू द 360। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द पिग आयरन। पिग आयरन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो पिग आयरन हमें मिलता है फर्नेस ब्लास्ट से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द प्रेशर इन ए लिक्विड या फ्लूइड इंक्रीज देन द डेप्थ। जब एक द्रव में दबाव बढ़ता है तो उसकी गहराई पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी फ्लूइड का प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसकी डेप्थ है वो बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन इज रोलिंग हिज गार्डनिंग रोलर एंड मूव इट बाय द 40 मीटर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ही अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 40 किलोग्राम इन इंक्लाइन डायरेक्शन टुवर्ड द ग्राउंड देन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मोहन। मोहन अपने बागवानी रोलर को रोल कर रहा है और इसे 60 डिग्री के कोण पर 60 या 40 मीटर तक ले जाता है और ज़मीन की ओर झुकी हुई दिशा में 40 किलोग्राम का बल लगाता है। तो मोहन के द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। फोर्स टू द डिस्टेंस को हम लिखते हैं एस से, जब एंगल की फॉर्म में आता है तो वो फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा। तो
तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ जो एफ़ की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 40। वर्क डन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो 40 इंटू 10 इंटू एस की वैल्यू भी हमारी कितनी दी गई है, वो भी 40 दी गई है। और कोस 60 होता है 1/2। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8000 जूल। दोबारा बता देता हूँ, तो वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जी हमारे एंगल की फॉर्म में पूछा गया है तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। जो फोर्स की यूनिट के, क्योंकि यहाँ किलोग्राम में दिया गया है तो किलोग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमें 40 किलोग्राम दिया है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ 10 दी गई है। वैसे 9.8 होती है, लेकिन जितनी देगा उतनी हमें रखनी है। और उसकी डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर, और एंगल दिया गया है 60, तो कोस 60 होता है 1/2। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्यूबोइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन 1 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर इज टू बी पेंटेड एक्सेप्ट इट्स बॉटम। कैलकुलेट हाउ मच द एरिया ऑफ द बॉक्स हैज़ टू बी पेंटेड। एक क्यूबोइडल बॉक्स है जिसकी आयत है लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई जो दी गई है 1 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। इसके तल को छोड़कर अन्य भागों पर पेंट करने की आवश्यकता है। तो गणना करें कि बॉक्स पर कितने पेंट की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबोइडल का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबोइडल का फार्मूला होता है 2 इंटू LBH प्लस HL। तो यहाँ L कितना दिया गया है 1 मीटर, B दिया गया है 4 मीटर और H दिया गया है 3 मीटर। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो जो ये हमारा आंसर आएगा वो आएगा 38। अब 38 में एक मिनट, तो जैसे कि उसमें हम फॉर्मूले में जो रखेंगे सरफेस एरिया निकालने का, वो क्या कितना आएगा 38। अब ये कह रहा है कि जो निचले हिस्से को पेंट नहीं किया गया, तो निचले हिस्से में जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी 1/4 होगी। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 34। लेकिन जो आंसर इसमें दिया गया 32 है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है कितना 34। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A parallel side of the trapezium measures 6 cm and 8 cm. Calculates its area if the distance between the parallel sides is 15 cm. एक ट्रेपीजियम दी गई है जिसकी समानांतर पक्ष 6 मीटर और 8 मीटर मापते हैं। तो क्षेत्र की गणना करने के लिए समानांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इसका जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का, वो होता है हाफ इंटू A प्लस B। A और B है उसकी साइड और इंटू में H। तो यहाँ A की वैल्यू दी गई है 6, B की वैल्यू दी गई है 8 और H की वैल्यू दी गई है 15। तो जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 105। लेकिन जो ऑप्शन है वो गलत है। तो 1/2 इंटू में A की वैल्यू है 6, B की वैल्यू 8 और H की वैल्यू है 15। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो 105। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द राइट टर्म फॉर द प्रेशर। निम्नलिखित में से दबाव के लिए सही शब्द क्या है। तो जो मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज द राइट टर्म ऑफ द प्रेशर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्नेल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 20 आवर्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। एक घोंगा 20 घंटे में 500 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर पर आवर में घोंगे की औसत गति की गणना कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस टू द टाइम। तो डिस्टेंस हमें दी गई है 500 मीटर, लेकिन हमें किलोमीटर में चाहिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 1000 नीचे चला जाएगा। जो टाइम दिया गया है ये दिया गया 20। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन थे जो टेक्निकल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब हम डिस्कस करेंगे जो नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो उसमें मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो येलो कलर से जो इंडिकेट किए गए वो उनके आंसर है। अगर कोई अपना साथी जो अदर स्टेट का है, जो हरियाणा से बाहर का रहने वाला, तो उसके लिए जो टेक्निकल पार्ट है 40 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर वो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो तब उसके लिए जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो भी बेनिफिशियल रहेगा। तब तो वो जो आगे के जो 50 क्वेश्चन है वो उनको भी कवर कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन टेक्निकल पार्ट में सब मिक्सअप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और इंडिया जीके और हरियाणा जीके के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं शुरू में इसके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए। इनके जो येलो कलर से जो इंडिकेट किए गए ऑप्शन वो उनके करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चनों को आराम से देख सकते हैं। ये हिंदी के बाद अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए।
तो साथियों, ये थे नॉन टेक्निकल पार्ट के 50 क्वेश्चन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।